जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, स्वातंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हम हर रविवार को 11:30 से 12:30 बजे मिलते हैं और देश के सामने सुरक्षा की जो अलग अलग आह्वानें होती है उसके बारे में बात करते हैं। आजकल हमारा 5 मई के बाद चाइना के साथ स्टैंड ऑफ शुरू है और कल ही न्यूज़पेपर में आपने खबर सुनी होगी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ये मिले थे और उसके बाद उनके बीच में एक 5 पॉइंट अकॉर्ड हुआ था, जिसके मुताबिक ये फैसला किया गया कि जो इन दोनों के बीच में जो वाद विवाद है वो चर्चा से वो सॉल्व करेंगे और जो वायलेंस सीमा पे हुआ था 14-15 जून को या उसके बाद 29, 30, 31 अगस्त को वो फिर से नहीं होगा। तो हम ये जो वार्तालाप हुआ है, ये जो चर्चा हुई है, ये जो अकॉर्ड हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो रहा है और लद्दाख सीमा पे क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, सिक्किम में क्या होगा, बाकी हमारी पूरे देश में चाइना और पाकिस्तान क्या करने की कोशिश करेंगे। इन सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम एक देशभक्त नागरिक के तौर पे क्या कर सकते हैं हमारी देश को सुरक्षित करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं आज की फ़िलहाल हालत क्या है। अगर आप देखेंगे कि कोरोना या कोविड-19 या चाइनीज़ वायरस जो चीन से हमारे देश में आया है, इसमें हमारी देश की अर्थव्यवस्था की हालात काफ़ी गंभीर हुई है और ये माना जाता है कि पिछले 50 साल में जितनी गंभीर हालत कभी हमारी हुई नहीं थी, इससे ज़्यादा ये हालात गंभीर हो गई है। और हमें ये पता होना चाहिए ये चाइना के कारण हुआ है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि सभी ने, अभी लोकसभा और राज्यसभा का एक स्पेशल सेशन होने वाला है, इसके अंदर सभी राजकीय पक्षों ने अपने वाद विवाद को साइड में रख के एक विधेयक लाना चाहिए कि चाइना को जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। और इतना ही नहीं तो हमारे जो मित्र देश है, तकरीबन 130 देश, उनके ऊपर भी हमने असर डालना चाहिए कि सभी अपने अपने पार्लियामेंट के अंदर एक विधेयक पास करो कि इसकी नुकसान भरपाई करने का काम ये चाइना को देना चाहिए। पूरी दुनिया ने इसके लिए इकट्ठा होना चाहिए और इसके लिए जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो हमारे देश ने उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। अभी हम आते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी रशिया के अंदर, जहाँ पे वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिले थे और उसके बाद एक 5 पॉइंट अकॉर्ड साइन हुआ था। कुछ लोगों ने उसे पंचशील अकॉर्ड, जो तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उन्होंने चौवन लाई के साथ साइन किया था, उसके साथ कंपेयर किया है। यानी कि उनका शॉर्ट में कहना यह है कि उस समय जैसे विश्वासघात हुआ था, इस समय भी विश्वासघात होगा और इसलिए हमने बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन पंचशील के साथ इसकी तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो अकॉर्ड है हमने ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से साइन किया है। अभी इस समय क्या अलग चीज़ हुई थी इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आपको याद है कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये 5 मई से चल रहा है। इसके पहले हमारे देश की पॉलिसी क्या थी? कोई भी चाइनीज इंट्रूजन हमारे इलाके में हो जाता था तो हमारे नेता तुरंत चाइना के पास रश करते थे और बोलते थे कि हम चलो बातचीत करना चाहिए, आपने वापस जाना चाहिए, हम अच्छी तरह से आपके साथ बिहेव करेंगे वगैरह। यानी कि कुछ छोटी सी भी चीज़ हो जाए
तो हम चाइनीज से सीधा रिक्वेस्ट करते थे कि कृपया हम बातचीत करते हैं, हम चाइना में आके पहुंचते हैं। हमने इस समय ऐसे नहीं किया है, हमने उनके साथ कोई भी वार्तालाप नहीं किया। उन्होंने हमारे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, बहुत वॉर साइकोलॉजिकल वॉर की कोशिश की, जिसे दुष्प्रचार बोलते हैं, जिसे अपप्रचार युद्ध बोलते हैं। उन्होंने हमारे मीडिया में कुछ लोगों को खरीदा हुआ है जो हमारे देश के खिलाफ हमारे प्रिंट मीडिया में लिखते हैं, हमारे टीवी मीडिया के ऊपर चर्चा में लिखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चाइनीज़ वीडियोस अपलोड करते हैं कि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कितने मॉडर्न है, चाइनीज़ हेलीकॉप्टर्स कैसे है, चाइनीज़ सोल्जर्स कैसे है, जो कि सच नहीं है। चाइना की इस समय काफ़ी पिटाई हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला था, 15-16 जून को जो गलवान में लड़ाई हुई थी, जहां पर हमारे 20 सोल्जर्स ने अपने प्राण का बलिदान दिया, तो उस समय चाइना के जो सोल्जर्स मारे गए थे, पहली फिगर 54-55 के बाद बारे में बात की जाती थी, लेकिन अभी ये सामने आ रहा है कि कम से कम 100 चाइनीज सोल्जर्स इसमें मारे गए हैं और काफ़ी सारे सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। और इतना सारा खून चाइना ने पहले कभी नहीं दिया था। दूसरा, जब 29 अगस्त को जो ये चीज़ हुई, वहाँ पे हमने एक बहुत ही प्रोएक्टिव ऑपरेशन किया, या हिंदी में बोलेंगे तो आक्रामक कार्रवाई की। अभी तक हम क्या करते थे, जब चाइना अंदर आ जाता था तो उसे हम रोकते थे। अभी ऐसी बात नहीं है, हम सीमा के ऊपर ही ठंडी मौसम में बैठे हुए हैं और हमारी जैसे ही उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, हमने उनको पहले ही रोक लिया। उसमें से उनके 10-15 सोल्जर्स को हमने पकड़ के रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, तो जो आजू बाजू में जहाँ पे चाइनीज़ कैंप्स थी, वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स थी, जो माउंटेन टॉप्स थे, इन माउंटेन टॉप्स को हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है। पैंगैंगसो लेक का जो एरिया है, पैंगैंगसो लेक यानी कि पैंगैंगसो सरोवर तकरीबन 16,000 फीट के ऊपर है और उसके आजू बाजू में पहाड़ी है। तो ये और वहाँ पे फिंगर 4 तक चाइनीज उसके पैंगैंगसो लेक के 2 भाग है। एक पैंगैंगसो लेक का साउथ ऑफ पैंगैंगसो लेक यानी दक्षिण किनारा, और नॉर्थ ऑफ पैंगैंगसो लेक यानी कि नॉर्थ वाला या उत्तर वाला किनारा। इसकी पहले की जो कार्रवाई हुई थी वो नॉर्थ ऑफ पैंगैंगसो लेक हुई थी, और अभी की जो कार्रवाई अगस्त में हुई है वो साउथ ऑफ पैंगैंगसो लेक में हुई है, जिसपे हमने आक्रामक कार्रवाई की। और हमने क्या किया कि हमने ये हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली। अभी कुछ लोगों को डाउट होता है ये फिंगर क्या होता है, ये स्पर क्या होते हैं, तो इसे मैं थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करूंगा। पता नहीं शायद आप मेरा हाथ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ही खुद का हाथ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो शायद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि माउंटेन टॉप के नीचे जो चीज़ें आती है उसे मराठी में सोंड बोलते हैं या इंग्लिश में स्पर बोलते हैं, और माउंटेन टॉप का जो ऊपर वाला एरिया होता है उसे रिजलाइन बोला जाता है, या हिंदी में उसे बोलो कि माउंटेन टॉप बोला जाता है, या उसे वाटरशेड बोला जाता है। अभी हम बातचीत कर रहे थे कि जो हमारे दोनों देशों के बीच में जो करार साइन हुआ है, इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या इससे शांतता आएगी, क्या चाइना उसके बाद ठीक तरह से बिहेव करेगा। तो उसका रिप्लाई बिल्कुल सीधा और साफ है, बिल्कुल नहीं। चाइना अभी केवल आपने खुद के लिए एक फेस सेविंग कार्रवाई उन्होंने अभी की हुई है, वो क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनका जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या उनका जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से हम डर जाएंगे और बिना लड़े हुए वो ये लड़ाई जीत जाएंगे, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल साफ है कि आजकल जो कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, चाइनीज़ वायरस की जो प्रॉब्लम चल रही है, इससे वो सोच रहे थे कि पूरी दुनिया इससे तंग हुई है, तो ये समय है
कि चाइना अभी कुछ महीनों के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उनके 100 साल पूरे होने वाले हैं और उन्होंने सेंटेनरी उनकी आने वाली है। तब उन्होंने एक फैसला ये किया था कि इस समय वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेंगे, इसलिए वो मेथोडिकली अपनी मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, मेथोडिकली सब जगह पे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका एक सोच विचार था कि उनके 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें से कम एक ऑब्जेक्टिव में उन्हें यश मिलना चाहिए। क्या ये 3 बड़े ऑब्जेक्टिव है? नंबर 1 है जो साउथ चाइना का समुंदर है, इस समुंदर में वो सबसे बड़े दादा बने और पूरा साउथ चाइना समुंदर उनका हो जाए, ये उनका एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो ताइवान है, ताइवान का रीयूनिफिकेशन किया जाए ताकि ताइवान चाइना का कायम का हिस्सा बने। और तीसरा यह है कि एक इंडिया को यानी कि भारत देश को एक बड़ा धक्का दे, लद्दाख के ऊपर कब्जा करे ताकि उनकी एरिया काफ़ी बढ़ेगी। और अगर हमारा देश यानी कि इंडिया अगर डर जाता है तो ये एक मैसेज होगा पूरी दुनिया के लिए कि देखिए आप अगर हम हिंदुस्तान को हरा सकते हैं तो ये एक अकेला देश है जो आज चाइना के खिलाफ खड़ा है। बाकी देश बातचीत करने की भी हिम्मत नहीं करते। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो एक और दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो भी केवल बातचीत कर रहा है, वो फिजिकली कुछ नहीं कर पा रहा है। शायद उसका कारण ये भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अभी इलेक्शंस हो रहे हैं अक्टूबर के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ये रिपब्लिक के उम्मीदवार है और जो बाइडन ये डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार है और कमला हैरिस जो है ये डेमोक्रेट की वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो एक इंडियन ओरिजिन की है। तो अभी ये सभी अपने अपने इलेक्शंस में फंसे हुए हैं, तो वो अभी चाइना के खिलाफ ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहते हैं। केवल हिंदुस्तान अकेला देश है जो चाइना के खिलाफ डट पे खड़ा है और जिसने चाइना को फिजिकली रोका है। इसलिए पूरी दुनिया अभी हमारे तरफ बहुत ही रिस्पेक्ट से देखती है। आज अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनकी 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि चाइना अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर इंटरफियर कर रहा है। वो जो स्टोरीज कुछ इस प्रकार की मीडिया में दे रहा है क्योंकि चाइना ने बहुत पैसा खर्चा किया है अमेरिकन मीडिया को खरीदने के लिए, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ताकि वो उनकी जो नैरेटिव है, उनका जो सोच है वो अमेरिकन लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनके खिलाफ कोई भी अमेरिकन लिखेगा नहीं। लेकिन इससे आज जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो आज अमेरिका के प्रेसिडेंट है, इन्होंने ये बोला है कि चाइना चाहता है कि मैं ना जीतूं। और चाइना इतना ही नहीं कर रहा है, चाइना ईरान की भी मदद ले रहा है अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर इंटरफियर करने के लिए, नॉर्थ कोरिया की मदद ले रहा है। यानी कि चाइना एक बहुत बड़ी लड़ाई यूएसए के साथ लड़ रहा है। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर जो डेमोक्रेटिक के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो बाइडन, और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो उनकी मेट है कमला हैरिस वैसे तो इंडियन है, हमने बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कश्मीर के बारे में दी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में दी है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में दी है, इसमें ये साफ हो जाता है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो हमारे साथ नहीं है। तो हमारे देश के लिहाज से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पॉलिसीज सबसे ज़्यादा हमें फेवरेबल है। और इतना ही नहीं तो जो चाइना के खिलाफ वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो भी काफ़ी आक्रामक है, और अगर वो जीत जाते हैं तो और ज़्यादा आक्रामक कार्रवाई होने की उम्मीद है।
अगर वो हार जाते हैं और डेमोक्रेटिक के जो उम्मीदवार है वो जीत जाते हैं, तो वो शायद चाइना पे सॉफ्ट जाएंगे, जैसे रिचर्ड निक्सन ने किया था काफ़ी साल पहले, और जिनका नुकसान आज अमेरिका भोग रहा है। तो अमेरिकन इलेक्शंस होने तक अभी उनकी कोई भी पॉलिसी ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट होने वाली नहीं है। अभी हमारे देश को अपने खुद के पाँव के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। जब तक इस करार का सवाल है फॉरेन मिनिस्टर के बीच में से, इसमें हमने बिल्कुल साफ किया है कि हम जो इम्प्लीमेंटेशन है इसे देखेंगे, और इसके लिए कोर कमांडर लेवल के ऊपर अभी मीटिंग हो रही है, जिसे ये बातचीत फिर उनको बताई जाएगी कि आपको पहली जो पोजीशन थी वहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने वाला जो अनुभव है यही दर्शाता है कि बातचीत चलते रहेगी। जो प्रोग्रेस है चाइनीज़ विड्रॉल की, इस प्रकार का निराशाजनक विधान मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही स्लो होने वाला है और इसमें भी ये उल्टे काम करेंगे। अभी उनके दो उल्टे कामों के बारे में मैं तुरंत बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज के ही मीडिया में आया हुआ है। आज के अगर आप वर्तमान पत्र देखेंगे तो उसमें आया है। इसमें एक न्यूज़ ये आई है कि चाइनीज़ ने उनके जो मार्शल लॉ एक्सपर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है, यानी कि जो जूडो जानते हैं, कुंग फू जानते हैं, इनको वहाँ पे लाया है, जो स्वॉर्ड वगैरह फाइटिंग में बहुत माहिर है। यानी कि इस इलाके में जो मिलिट्री के हथियार है, यानी कि राइफल है, लाइट मशीन गन है, मीडियम मशीन गन है, ये इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय करार है। तो इसलिए वो जो ऐसे वेपन्स जो चाइनीज़ के मार्शल आर्ट्स में शामिल है उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इन लोगों को ऑर्डर किया है कि आप जाके भारतीय सेना के ऊपर हमला करो। तो इसलिए वो अभी जो स्टोन एज की लड़ाई है, जो पाषाण युग की जो लड़ाई है, इस प्रकार की लड़ाई वो आगे आने वाले दिनों में करता रहेगा। तो इसलिए हमें भी लड़ाई करनी पड़ेगी। देखिए, इसके पहले कुछ तथाकथित जो तज्ञ थे, जिसमें मैं मराठी में बोलता हूँ कि उंटावरून बसणारे शेळ्या हाकणारे तज्ञ, जो टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते थे कि टेक्नोलॉजी अभी आगे वाली जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी की इससे होगी। कौन सी टेक्नोलॉजी लड़ाई में इस्तेमाल हो रही है? कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो रहा है? यहाँ पे जो सोल्जर्स लड़ाई लड़ रहे हैं ये केवल लड़ाई है शौर्य, धैर्य, टीम स्पिरिट, ताकत, चपलता, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, आपका फाइटिंग स्पिरिट, ये सब की लड़ाई है। इसके ऊपर की लड़ाई चल रही है और इसमें सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो हमारे इंडियन सोल्जर्स है और उनका जो नेतृत्व जो है वो हमारे जो अधिकारी है वो ये है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ अमेरिका में और उसकी एक कॉपी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के अंदर भी पब्लिश हुई है। इसमें एक असेसमेंट हुई है कि जो इंडिया और चाइना की जो रिलेशंस है वो पिछले साल में किस प्रकार से चल रही थी, अभी क्या हो रहा है और इसके आगे क्या होगा। समय के कारण मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये बोलना चाहूँगा। ये इसमें चाइना ने एक असेसमेंट दी हुई है जिसमें वो बोलते हैं कि जो हिंदुस्तान नाम का देश है उसकी उन्होंने स्ट्रेंथ और जो वीकनेसेस है उसके बारे में बातचीत करने की कोशिश की है। तो उन्होंने ये बोला है कि हिंदुस्तान के बारे में वो बोलते हैं कि ये एक फ्रैगमेंटेड देश है। यहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है एक केवल एक दूसरे के साथ लड़ती है। वो कोई भी नेशनल इशू के ऊपर उनका कोई एक मत नहीं होता, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता है सिक्योरिटी के लिए। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन के ऊपर बटी हुई है। इसमें से कोई भी देश के लेवल के ऊपर क्या होना चाहिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में कोई भी सोचना नहीं चाहता है। वो हमेशा यही सोचना चाहते हैं कि जो शॉर्ट समय मुझे सत्ता में रहने का मिलेगा तो इसमें मैं मेरा खुद का फ़ायदा कैसे कर सकता हूँ, देश के लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है,
देश की प्रगति कैसे होनी चाहिए, ये उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। इस देश में कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। जो आता है, पिछला सरकार ने कुछ अच्छे काम किया होगा तो जो नई सरकार आती है उसे बदली कर देती है। अमेरिका इस प्रकार की चीज़ चाइना में नहीं होती है। वहाँ पे स्ट्रांग सरकार है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए कि जब वो सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे देश के लिए अच्छा है तो वो तुरंत ही रूथलेसली उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी चीज़ कोई भी इम्प्लीमेंट करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई भी अगर हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहेंगे तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके ऊपर कि भाई ये प्रोजेक्ट हमारे जगह पे नहीं होना चाहिए, हम इसके लिए ज़मीन नहीं देंगे, वो लेफ़्ट पे क्यों नहीं ले जाते हो, राइट पे क्यों नहीं ले जाते हो। आपको एक एग्जांपल मैं फिर से देना चाहूँगा कि अरमैको नाम की सऊदी अरेबिया की एक बड़ी कंपनी है। ये सब दुनिया के ऑयल प्रोड्यूसिंग में सबसे बड़ी कंपनी है। वो हमारे देश में कोकन के कोस्ट के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी तैयार करना चाहते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको कोई भी रिफाइनरी तैयार करने के बदले जैसे ये बातचीत शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया, यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। 5-6 महीने उन्होंने कोशिश की, हमारे सरकार ने कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका और वो अल्टीमेटली वापस चले गए। मतलब हमारे पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी कैसे मारना है ये हमें पता है, और यही चाइनीज़ के असेसमेंट में उन्होंने दिया हुआ है। उनका कहना यह है कि यहाँ की जो मीडिया है यह बहुत ही रैश है, वो टीआरपी रेटिंग के लिए कुछ भी कर सकती है। इंडिया में जो कुछ लोग हैं उनको खरीदना काफ़ी आसान है, वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में हो, कुछ मीडिया के अंदर हो, कुछ और ज़्यादा ओपिनियन मेकर्स हो। तो वहाँ पे उनकी पॉलिसी बड़ी सिंपल थी कि समझ लीजिए कि चाइनीज़ कंपनी एक कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ले रही है और उनका खिलाफ उनके कंपटीशन किसी दूसरे इंडियन कंपनी के साथ है, तो उस कंपनी में बंद शुरू कराओ, उस कंपनी को बैकफुट पे डालो, यानी कि कुछ ना कुछ करके उस कंपनी को बैड लाइट में डालो, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइनीज़ कंपनी को ये मिलेगा। तो इस प्रकार की कार्रवाई उन्होंने काफ़ी साल से शुरू करके रखी थी और वो बहुत हैप्पी थे। उनका सबसे बड़ा ये था कि इस हिंदुस्तान नाम के देश को ग्रो नहीं होने देना चाहिए, इसलिए उन्होंने नक्सलवादियों की और माओवादियों की मदद ली सेंट्रल इंडिया के अंदर, जहाँ पे वायलेंस के कारण डेवलपमेंट पूरी ठप हो गई। ईशान्य भारत के अंदर उन्होंने वहाँ के जो अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, नागा है, कुछ मणिपुरी है, उनको अलग अलग नाम दिए। बेसिकली वो मर्सिनरीज है, चाइना के सोल्जर्स है वो, और उन्होंने वहाँ की डेवलपमेंट रोक ली। पाकिस्तान की मदद लेते हुए उन्होंने कश्मीर की डेवलपमेंट पूरी रोक ली। इसके सिवाय पाकिस्तान की मदद लेते हुए जो हमारी आर्थिक कैपिटल थी, मुंबई है, पूना है, जो बड़े शहर है, जो देश की प्रगति के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने शुरू कर दिए। तो यानी कि पूरी देश के अंदर उन्होंने अराजकता शुरू कर दी, जिससे हमारा खर्चा, हमारा पूरा लक्ष्य ये होगा केवल इसके ऊपर अपना एक दूसरे के साथ झगड़ा करके वायलेंस को कंट्रोल करने में, और हमारी आर्थिक प्रगति नहीं होगी। इस प्रकार की उन्होंने कार्रवाई की, जिससे वो बड़े खुश थे। लेकिन 2014 के बाद कुछ सिचुएशन बदली, जब डोकलाम पाकिस्तान को हमने किस प्रकार से रोका, ये आपको पता है, सर्जिकल स्ट्राइक 1, 2, बालाकोट का स्ट्राइक वगैरह। पाकिस्तान को हमने अभी कैसे इग्नोर किया है, पाकिस्तान को हम इंटरनेशनली कैसे आइसोलेट कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान की जो पहले बातचीत हो रही थी कि पाकिस्तान युद्ध करेगा, पाकिस्तान दहशतवाद को बढ़ाएगा, पाकिस्तान की ना युद्ध करने की हिम्मत है, ना वो दहशतवाद को बढ़ा पाए है, क्योंकि हर हफ्ते में 5-6 दहशतवादी पाकिस्तान इंडियन आर्मी मार देती है। अर्थात हमें बहुत सारा खून इसमें बढ़ाना ये करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान को उसमें जो कामयाबी जो हासिल करना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल रही है। इसके सिवाय जो
चाइनीज़ की जो इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में थी उसकी बैकबोन इंडियन आर्मी ने तोड़ दी थी। नक्सलवादी अभी उनकी संख्या काफ़ी कमी हो गई है, लेकिन वायलेंस करने की जो उनकी क्षमता है इसमें कोई कमी नहीं हुई है। उसके लिए एक अर्बन नक्सल नाम का भी आपने सुना होगा कि ये कुछ लोग हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं, जिनके ऊपर अभी खटला चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर। देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इनको किस्मा ये मिलेगा। तो इस प्रकार की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभी की जो सरकार है नेशनल इंटरेस्ट को बहुत जोर दे रही है और जो लद्दाख में अतिक्रमण किया तो वहाँ पे तो हमने जैसे कि वैसा इस प्रकार का रिप्लाई दिया है, टिट फॉर टैट रिप्लाई दिया है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी फिजिकली चाइनीज़ आर्मी का इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि जो बाकी अदर मीन्स थे, इंसर्जेंसी है, नक्सलवाद है, पाकिस्तान की मदद है, इसका पूरा इफेक्ट हिंदुस्तान के ऊपर नहीं हो रहा था और हिंदुस्तान अपने पाँव पे खड़ा था। तो अभी उन्होंने लद्दाख में इस प्रकार का स्टैंड ऑफ कर दिया, कोई कारण निकाल दिया कि आप रोड बना रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बिल्कुल क्लियर था उनका कहना कि हिंदुस्तान को साइकोलॉजिकल वॉर का इस्तेमाल करें और उनको पीछे बैकफुट पे डाला जाए और उनको दबा के रखा जाए। आपको एक पता होना चाहिए कि 1967 में हमारा चोला या नाथुला में चाइना के साथ एक क्लैश हुआ था और उसके बाद चाइना के हमने 400 सोल्जर्स वहाँ पे मारे थे, और जबकि हमने हमारे 70 सोल्जर्स का वहाँ पे खून बहाया था। इसे चोला क्लैश या नाथुला क्लैश के नाम से बोला जाता है। तो तब चाइना को पता लगा कि इंडियन सोल्जर्स के साथ लड़ना इतना आसान नहीं है, और इनको ये भी पता लगा कि जो उनके खुद के सोल्जर्स हैं ये काफ़ी सॉफ्ट बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि चाइनीज़ सोल्जर आज लड़ना नहीं चाहते। चाइना अभी पूरा अपर मिडिल क्लास बना हुआ है, और जो अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो फौज में कभी नहीं आना चाहते, वो सॉफ्ट जॉब लेना चाहते हैं, वो इस प्रकार के जिसे वाइट कॉलर जॉब बोला जाता है, तो इस प्रकार के काम करना चाहते हैं, वो फौज में नहीं आना चाहते। चाइना में वन चाइल्ड, इसलिए चाइना ने उनके सोल्जर्स कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे कंपलसरी सोल्जरिंग सबके लिए की है। जो भी 18 साल के ऊपर होता है उसे 3 साल कंपलसरीली चाइनीज़ आर्मी में सर्विस करनी पड़ेगी। इससे उनका नुकसान ये है कि जो 3 साल के लिए आते हैं इसमें से 1 साल तो उनका ट्रेनिंग पे ही खर्चा होता है, और केवल 2 साल के लिए वो सोल्जरिंग का काम करते हैं। तो उनका सोल्जरिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं होता, और उनका ध्यान 2 साल के बाद मेरा नेक्स्ट जॉब कैसे होगा इस प्रकार से होता है। वो कठिन एरिया में जाना नहीं चाहते, वो केवल शोशा करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं। चाइनीज़ सोल्जर्स बहुत ही फिजिकली वीक है, क्योंकि वो अर्बनाइज्ड है, वन चाइल्ड पॉलिसी के नीचे उनकी पैदाइश हुई है, इसलिए वो हर एक घर में उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्टली हैंडल किया हुआ है। चाइनीज़ सोल्जर्स केवल बातचीत करने में ठीक है, बाकी फिजिकल एस्पेक्ट जो लड़ाई के हैं वो नहीं कर पाते। इसलिए चाइना ने एक बड़ा अच्छा पॉलिसी फॉलो किया। उन्होंने हमारे देश के साथ 4 अलग अलग प्रकार के करार किए, जिसे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट बोला जाता है, जिसमें ये फैसला किया गया कि इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर लड़ाई नहीं की जाएगी, शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी आर्मी तो वहाँ पर है, लेकिन उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमारी आर्मी को न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि आर्मी है लेकिन इसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। केवल वो पेट्रोलिंग करती रहेगी और निगोशिएशंस करती रहेगी, एक दूसरे के साथ बातचीत करती रहेगी और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में शामिल होती रहेगी। यानी कि जो लड़ाई जो एक्चुअली जो आर्मी का काम है वो करने इनको नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी ये बदली हो गया है। अगर आप अभी देखेंगे तो आपको पता है कि अभी इसमें बदली सबसे बड़ी ये हुई है कि आज अभी हमने फिजिकली एक्शन की हुई है, और चाइना का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था इसको हमने माउंटेन वॉरफेयर में कन्वर्ट किया है। यानी कि चाइना सिर्फ शोशा करता था कि हमारे ये वेपन देखो, हमारे ये टैंक देखो, हमारे ये हेलीकॉप्टर देखो, और हमारे कुछ इंडियंस
कि इस फोटोग्राफ को आगे बढ़ाते थे और फिर वो सैटेलाइट फोटोग्राफ दिखाता था कि हमारे जो विमान है ये नज़र आ रहे हैं, और हमारे कुछ इंडियंस फोटोग्राफ चाइनीज सैटेलाइट के फोटोग्राफ आगे बढ़ाती थी। मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि ये जो ग्लोबल टाइम्स नाम का चाइना का पेपर है उसके ऊपर ज़्यादा गौर मत करो, ये केवल प्रोपेगेंडा करता है। उनके जो 2-3 जो टीवी चैनल्स है जो इंटरनेशनली हम देख सकते हैं उसे मत देखो, और उनके ये जो वीडियोस आते रहते हैं और वो जो हमें डराते रहते हैं इसके ऊपर मत देखो, क्योंकि ये केवल उनका प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा है। चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर जो जी है वो अभी सर्वो है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बने हुए हैं, और ये माना जाता है कि माओ से तुंग के बाद वो चाइना के सबसे मोस्ट पावरफुल लीडर है, और वो पूरी लाइफ के लिए रहने वाले हैं, जैसे पुतिन जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने खुद को लाइफ के लिए रखा हुआ है। तो वैसे ही कुछ हालात यहाँ पे है, और उनकी जो जी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर की आशा जो मतलब उनकी एम्बिशन है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वो आर्थिक हो या इस प्रकार की हो। और ये जो जी है इसे हमने एक्चुअली हिटलर का एक नया रूप मानना चाहिए। वो हिटलर जैसी उनकी फैसिस्ट रिजीम है, और वो अपनी पूरी नेशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने शत्रुओं को दबाने की कोशिश करेंगे। और चाइना के साथ की जो लड़ाई है ये अभी काफ़ी साल चलने वाली है, तो हमें एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एग्रीमेंट जो हुई है वो ठीक है, लेकिन इसका कोई खास फर्क ज़मीन के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। इसमें मैं आज का प्रोपेगेंडा बताता हूँ। आज के ग्लोबल टाइम्स में एक उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि इतने सारे जो ट्रुप्स हमारे देश ने, हिंदुस्तान ने जो वहाँ पे डिप्लॉय करके रखे हैं, लद्दाख में 50-60 हज़ार है अलग अलग जगह के ऊपर, तो चाइना ये बोलता है कि इंडियन आर्मी जो उनके सोल्जर्स वहाँ पर है इनको विंटर्स के दौरान उनको मेंटेन नहीं कर पाएगा, यानी कि इंडियन सोल्जर्स ये भूखे मारे जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है। इंडियन आर्मी को हाई एल्टीट्यूड में लड़ाई करने का बहुत ही अभ्यास है। हमने कारगिल की लड़ाई हाई एल्टीट्यूड यानी कि 14, 15, 16 हज़ार फीट के ऊपर की है। इस प्रकार की कोई भी लड़ाई चाइना कभी नहीं लड़ा हुआ है, तो हमारे सोल्जर्स को बिल्कुल पता है कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। और जब तक मेंटेनेंस का सवाल है, हमारे जो रोड्स है, आज लद्दाख में मेंटेनेंस के लिए हमारी 2 रोड्स है। एक तो जाती है जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जोजिला पास के थ्रू वो जाती है द्रास, द्रास से कारगिल और कारगिल से ले और आगे वाला फॉरवर्ड वाला एरिया। एक ये रोड अवेलेबल है, ये अभी बर्फ़ जब पड़ेगी तब ये शायद रुक जाएगी, लेकिन हम जोजिला के नीचे अभी टनल खोदने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी रोड जो है वो हिमाचल प्रदेश से, मनाली से, खरदुंगला से लेह की तरफ जाती है। तो वहाँ पे अभी कुछ दिन ही पहले हमने एक टनल तैयार की हुई है जो अभी इस्तेमाल के लिए शुरू भी हुई है, जिसे अटल टनल के नाम से बोला जाता है, जिससे हमारा 2/3 रास्ता जो है अभी वो तकरीबन 11 महीने खुला रह सकता है। यानी कि हमारी रोड की जो प्रोग्रेस है काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और हमने वहाँ पे तकरीबन 16-17 हज़ार जो लेबरर्स हैं उनको तैनात किया है, वर्ल्ड क्लास कंपनीज की मदद लेते हुए। जो टनलिंग कर रहे हैं उसकी हम मदद ले रहे हैं। तो शायद लगता है कि आगे वाले 1-2 साल के अंदर हमारा लद्दाख के लिए जो 12 महीने जो रोड है वो खुली रहेगी। और इतना ही नहीं, तो आपको पता है कि लद्दाख में हमारे 2-3 जगह पे एयरफील्ड है। एक तो लेह में है, दूसरा कारगिल के अंदर है, तीसरा थॉइस में है, अलग अलग जगह के ऊपर है। तो वहाँ पर भी विंटर के दौरान हमारी एयर लैंड होते रहते हैं। तो इसलिए हमारी मेंटेनेंस की स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। जितना राशन चाहिए, जितना एम्यूनिशन चाहिए, जितनी और लड़ाई की चीज़ें चाहिए होती है, ये हमने पहले ही वहाँ पे विंटर स्टॉकिंग किया हुआ है। इससे जो चीज़ जो बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगी, हमारे सोल्जर्स भूखे रहेंगे, बिल्कुल सच नहीं है। हमें खुद को अच्छी तरह से हम
मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन अभी टेम्परेचर -30 -40 पे पहुंचा हुआ है, बर्फ़ पड़नी थोड़ी सी शुरू हो गई है, हवा ठंडी हो रही है, तो हमारी सोल्जर्स की फिजिकल मतलब जो वेदर कंडीशंस है, काफ़ी टफ कंडीशंस में उन्हें रहना पड़ेगा। लेकिन इसी प्रकार से चाइना को भी रहना पड़ेगा, इसलिए चाइना चाहता है कि थोड़ा सा पीछे चले जाए, क्योंकि चाइना को पिकेट्स पे अंदर, बंकर्स के अंदर रहने की आदत नहीं है, वो बैरक्स में रहते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा विड्रॉल हो जाए। लेकिन चाइना की जो मेंटेनेंस लाइन है वो बहुत ही लंबी है, तकरीबन 3-4 हज़ार किलोमीटर का तिब्बत में उनको ट्रैवल करना पड़ता है, और वहाँ पे तिब्बत पे पूरा बर्फ़ पड़ना शुरू होता है। तिब्बत एक ये कोल्ड डेजर्ट है, तो उनको उनकी मेंटेनेंस करना ये इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये चीज़ हमारे फेवर में है, क्योंकि हमने अच्छी तरह से प्लानिंग इस विषय में की हुई है। तो अभी सवाल यह है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। जैसे मैंने पहले बोला, जो विड्रॉल है ये बहुत ही स्लो होने वाला है। हम उसे हमेशा वेरीफाई करेंगे कि जो उन्होंने बोला है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं। नंबर 2, वो 5 मई की पहले की जो पोजीशन है वहाँ पे उनको जाना ही पड़ेगा। नंबर 3, अगर वो कोई उल्टा काम करते हैं तो हम आक्रामक कार्रवाई के लिए तैयार है, और उनको एक बार हम उनका फिर खुद बढ़ाएंगे। बात यह है कि अभी नवंबर के पहले हफ्ते के बाद वहाँ पे बहुत ही हेवी स्नोफॉल होगी, यानी कि अभी आज 13 सितंबर है, सितंबर के 17 दिन और अक्टूबर का 1 महीना इतना ही अवेलेबल है। अगर वो यहाँ पे कुछ आक्रामक कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये करने की उनकी हिम्मत नहीं है, इसलिए वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते रहेंगे, लेकिन फिजिकली कुछ करना ये अभी मुमकिन नहीं लगता है। एक हाल गलवान वैली जैसे क्लैश हो सकता है, लेकिन लड़ाई करने की क्षमता ये जो चाइनीज़ आर्मी है उसकी नहीं है। कुछ लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय पाकिस्तान सेकंड फ्रंट खुलेगा। मैं उनको खुल्लम खुल्ला बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान की यह करने की हिम्मत नहीं है। काफ़ी बार जो एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या कुछ चीज़, जो चीज़ हो जाती है तो उसके बाद कमेंट देते हैं कि ये क्यों हुई है, लेकिन क्या होगा, यानी कि फोरकास्ट करना फ्यूचर में क्या होगा, ये उनकी कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाता है। लेकिन मैं आपके सामने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला छाती ठोक के बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हमारे साथ युद्ध करने की हिम्मत नहीं है। शायद मेरी बातचीत ख़त्म होने से पहले ही आप मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि सर आपने बोला कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलना चाहता हूँ कि उनकी हिम्मत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि चाइना की भी जो बटालियन लेवल या ब्रिगेड लेवल की एक्शन करने की हिम्मत नहीं है। मैं खुल्लम खुल्ला आपके सामने बोल रहा हूँ। देखिए कि क्या मैं मेरा कहना सच होता है कि या जो एक्सपर्ट्स कुछ उल्टी सुल्टी चीज़ें लिखते रहते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के ऊपर कि 2 फ्रंट वॉर होगा, चाइना हमारे खिलाफ लड़ाई करेगा, चाइना के टैंक्स का इस्तेमाल होगा, चाइना के जो स्टैंड ऑफ वेपन्स है जो हमारे से ज़्यादा बड़े हैं उसका वेपन्स होगा, क्या वो मिसाइल वॉर करेगा कि नहीं, क्या वो एयर वॉर करेगा कि नहीं, क्या वो हेलीकॉप्टर वॉर करेगा कि नहीं। मेरी बात असेसमेंट आज मैं आपको सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान की तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है, चाइना भी कोई बड़े ऑपरेशन करने की उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन जो अभी जैसे मैंने पहले इसके साथ पहले बोला था कि चाइना के साथ हमारी बॉर्डर और 2 जगह पे लगी हुई है। एक तो लद्दाख में हिमाचल प्रदेश का जो नीचे वाला इलाका है वहाँ पर, उत्तराखंड का एरिया जोशीमठ वगैरह वहाँ पे लगी हुई है, और दूसरी है सिक्किम के साथ, सिक्किम में थोड़ी बर्फ़ तुलना में कम होती है, और तीसरी है अरुणाचल प्रदेश के साथ। और अरुणाचल प्रदेश का जो राइट मोस्ट किनारा है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला किनारा है, वहाँ पे हाइट 3-4 हज़ार फीट कितनी है, तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती है या बहुत ही कम गिरती है। तो ये जो ऑल वेदर पासेस है तब वहाँ पे वो खुली रहती है। तो एक इस प्रकार की असेसमेंट है कि चाइना शायद जो नीचे वाला एरिया है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की वैलीज़ है, सियांग वैली है, सियोम वैली है, सुबानसिरी वैली है, लोहित वैली है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा,
तवांग के सामने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मोर इन द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, क्योंकि लड़ाई अगर वो करते हैं तो उनकी पिटाई हो जाएगी, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो जब तक युद्ध का सवाल है वो कंसंट्रेशन करते रहेंगे, आर्टिकल्स लिखते रहेंगे, टीवी के ऊपर हमें दम देते रहेंगे, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोगों को फंडिंग करते रहेंगे, हमारे मीडिया में कुछ लोगों को खरीदते रहेंगे, उनके जो स्टडी सेंटर से इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे कुछ स्टूडेंट्स या टीचर्स को सबवर्ट करने की कोशिश करेंगे। इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट में अभी तक ज़्यादा बड़ी नहीं है उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नक्सलवादी या माओवादियों को बोलेंगे कि आप और हिंसाचार करो, इस प्रकार की बातचीत वो करेंगे। पाकिस्तान को वो मदद देते रहेंगे, पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर वैली में वो वायलेंस की लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो हमें अलग अलग प्रकार के त्रास देते रहेंगे। बीच में जो पानी है हमारा ब्रह्मपुत्रा का, उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार की ये जो मल्टी डोमेन वॉर है, मल्टी फ्रंट वॉर है, वो लड़ते रहेंगे। लेकिन जो फिजिकल वॉर है, जो सोल्जर इंडियन आर्मी के लड़ते हैं, वो करने की उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन बाकी से वो करते रहेंगे। इतना ही नहीं तो इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है उसे वो सबवर्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। मैं आज आपको एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहता हूँ। आज ही एक खबर आई थी कि चाइना ने एक पॉलिसी तैयार की है जिसे वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया की जो डेटा है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। क्योंकि जो ऐप्स होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो आपसे डेटा मांगते हैं कि आपकी ईमेल क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। और ये डेटा की चोरी है जिसे बिग डेटा चोरी बोला जाता है, जो चाइना करता था, जिनके ऐप्स को हमने बैन किया हुआ है। तो अभी वो दुनिया को सिखा रहे हैं कि ये डेटा की सिक्योरिटी कैसे की जाए, यानी कि चोर समझाए दुनिया को कि चोरी कैसे रोकी जाए। तो ये एक बहुत ही हास्यास्पद चीज़ है। कोई भी चाइनीज सॉफ्टवेयर मत लो, कोई भी चाइनीज हार्डवेयर मत लो। अभी कुछ लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हमारे में से कुछ लोग चाइनीज हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो। अगर वो चाइनीज हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं तो नुकसान उनका ही हो रहा है। अगर वो अपने पैसे से चाइनीज गुप्तहेर को अपने घर में रहना चाहते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन जिसे जिसे पॉसिबल है, कोई भी चाइनीज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल मत करो, कोई भी चाइनीज हार्डवेयर मत करो। अभी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, इसको इस्तेमाल करो। क्योंकि चाइना जहाँ पे वो बहुत ही हाइपर एक्टिव हो गया है वो है साइबर वॉर। ऐसे माना जाता है कि जो लद्दाख के इंट्रूजन तो 4 जगह पे ही होते हैं, जो साइबर अटैक जो हुए हैं वो तकरीबन 40,000 से ज़्यादा साइबर अटैक्स हमारे देश के ऊपर हुआ है। लेकिन हमारी देश की एक संस्था है CERT, CERT, साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये नाम आप गूगल सर्च में डालिए। और दूसरा हमारा नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रक्षा करने के लिए हमारी एक संस्था है कि जो देश की जो इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है उनकी रक्षा करते हैं। इसके बारे में भी खबर आपको नेट के ऊपर मिल जाएगी। तो इन्होंने अच्छा काम किया है और हमारी जो साइबर रक्षा वो तकरीबन अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन साइबर जो फील्ड है वो इतने स्पीड से आगे जाता है कि रोज़ कुछ ना कुछ होता ही है। हैकिंग में नई नई सिस्टम्स आ जाती है, नए सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो अगर कोई भी आप में से इंटरनेट बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो इस संस्था की मदद लीजिए। उनकी गाइडलाइंस उनके वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। और अगर आप कोई बहुत बड़ा आप इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं जो इंटरनेट बेस्ड है तो उसका जो सिक्योरिटी ऑडिट है ये आप ज़रूर करवा के लीजिए, क्योंकि नहीं तो हैकिंग करना या कुछ नुकसान होना, इस प्रकार की कार्रवाई वो करते रहेंगे। तो यानी कि आगे आने वाले जो दिन है ये बहुत ही आह्वानात्मक है। चाइना हमें तंग करता रहेगा। चाइना ये हमारा एनिमी नंबर 1 है, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई चलती रहेगी। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब मैं अगले 2 मिनट में रुकने वाला हूँ, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नंबर 1 चाइनीज़ गुड्स के ऊपर बिल्कुल कंप्लीट बॉयकॉट करो। नंबर 2 उनके प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को ये मत करो, मतलब कोई भी चीज़ फॉरवर्ड मत करो जो चाइनीज़ को फेवर करती है। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कोई भी प्रोपेगेंडा उनसे मत लो।
और जो भी आप चीज़ फॉरवर्ड करते हैं जो देश के हित में है, ऐसी ही चीज़ फॉरवर्ड करो। जो देश के हित में नहीं है उसे फॉरवर्ड मत करो। हमने इसके बारे में सावरकर स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक में इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बातचीत की हुई है। ये सब वीडियोस आप वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। इसकी लिंक लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये जो चाइना के साथ जो लड़ाई है इसमें हर एक भारतीय एक सोल्जर है। जिस फील्ड में आप है इस फील्ड में इसे वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करो। स्टूडेंट है तो सबसे बढ़िया स्टूडेंट अर्जुन, उससे अच्छा बनो। प्रोफेसर्स है तो आप द्रोणाचार्य से अच्छे बनो। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल से अच्छे बनो। साइंटिस्ट है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम से ज़्यादा अच्छे बनो। यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप आप करते हो, जो भी करते हो, वहाँ पे आप इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास बनो ताकि हमारी देश की आर्थिक प्रगति ज़्यादा हो। और एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे से झगड़ा मत करो। अगर आप किसी को कुछ सपोर्ट कर सकते हो तो ज़रूर करो। किसी को कोरोना हो गया है तो उसको आर्थिक मदद करना, उसको मॉरल मदद करना, उसे साइकोलॉजिकल मदद करना, उसके पीछे रहना। दोस्त है, कुछ दिन के पहले ये बात है कि कुछ हाई रिस्क कैटेगरीज है हमारे देश के अंदर कि जो जिन्हें ये चाइनीज़ वायरस होने का खतरा ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए पुलिस है, क्योंकि वो उन्हें पब्लिक में जाना ही पड़ता है। आपके जर्नलिस्ट है, उनको जाना पड़ता है। टीवी क्रू है, अभी एक मेरा बड़ा एक अच्छा दोस्त था TV9 का, पांडुरंग, उसका अभी कोरोना के कारण उसका डेथ हो गया। तो इस प्रकार की ये जो वनरेबल सेक्शंस है, ये भाजी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जिन्हें फुटपाथ के ऊपर खड़ा होना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई जीतनी है। तो इन सब लोगों को आप ज़रूर मदद करो कि उनका नॉलेज बढ़ाओ कि आपकी खुद की इम्यूनिटी किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिकार क्षमता किससे बढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई काम करता है तो जो चीज़ें हम एक पढ़े लिखे इंसान के नाते हमें पता है, वो चीज़ इनके पास भी भेजने की कोशिश करो ताकि वो ज़्यादा सुरक्षित रहे। आर्थिक मदद करो, मेडिकल के लिए मदद करो, वगैरह वगैरह, क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन समय है जिसमें देश ने इकट्ठा आके काम करेंगे तो ही ये लड़ाई हम चाइना के साथ जीत पाएंगे। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ और अभी कुछ सवाल यहाँ पे सामने आए हैं, कुछ सवाल हम लेने की कोशिश करते हैं। एक इसके जो हमारा पहला सेशन जो ब्रेक हुआ था उसमें से एक सवाल आया था, रशिया किससे मदद करेगा। ऐसे है, रशिया की मतलब रशिया चाइना को मदद करेगा या रशिया हमारे देश को मदद करेगा। तो इसका आंसर साफ है। रशिया के काफ़ी सारी वेपन सिस्टम हमारे पास है, उनके टैंक्स T-72 हमारे पास है, उनके आर्टिलरी गन्स कुछ हमारे पास है। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो हमें देता रहेगा, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना है, उनकी इकोनॉमी की हालात काफ़ी ख़राब है। वो अभी हमें 25 सुखोई अर्जेंटली चाहिए, जो हमारे सबसे आधुनिक विमान है वो हमें देगा। वो जो हमारे MiG-29 जो हमें चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट से हमारे कुछ गिर गए थे, वो हमें देगा। पाकिस्तान को रशिया कभी मदद नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान को सब चीज़ें फ्री में चाहिए, तो इसलिए पाकिस्तान की मदद करने की उनकी क्षमता नहीं है। क्या वो चाइना को मदद करेगा? तो उसका शॉर्ट आंसर यह है कि उन्होंने S-400 जो मोस्ट मॉडर्न सिस्टम थी वो चाइना को वो नहीं बेचना चाहते हैं, क्योंकि सीधी बात है चाइना वो क्या करता है, कोई भी सिस्टम लेता है तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो सिस्टम खुद ही बना लेता है। तो इसलिए अभी रशिया को पता लगा है, तो इसलिए उन्होंने S-400 सिस्टम देने से मना किया है। और इतना ही नहीं कि जो रशिया का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसे CAR बोला जाता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, मतलब आपको पता होगा कि USSR बनने से पहले रशिया, ये सभी देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो सब स्थान है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जिसे बोला जाता है, वो USSR में थे। अभी वो टूट के अलग बने हुए। अभी चाइना क्या चाहता है, वहाँ पे वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। और उन्होंने बोला कि कजाकिस्तान का जो पामीर प्लेटो है, कि जो तिब्बतन प्लेटो के मुताबिक एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड है, वो हमारा है। तो इसलिए रशिया नाखुश हुआ है। तो हमने इसका इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो देश है वो उनके साथ नहीं जाएंगे, ये इंश्योर करना चाहिए। उनको समझाते रहना चाहिए कि चाइना ने आप लोगों का कुंडा कर देना है,
तो रशिया का भी इस्तेमाल हमने उनको चाइना के खिलाफ डराते रहना चाहिए, ताकि रशिया चाइनीज़ कैंप में कभी नहीं जाएगा। हमने एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करके रशिया जो अभी न्यूट्रल है उसे न्यूट्रल से निकाल के हमारे साथ में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको समझना ये ज़रूरी है कि वो चाइना उनको भी बाद में उनका जीना हराम करने वाला है। तो ये हो गया रशिया के बारे में। मैंने थोड़ी सी सेंट्रल एशियन पब्स के बारे में बात की। दूसरा एक ने पूछा था कि क्या यूरोप के देश हमें मदद करेंगे। कल परसों की बात थी, यूरोप के जो देश है, खास तो फ्रांस और जर्मनी, इन्होंने इंडिया के साथ, हमारे देश के साथ नौदल कोऑपरेशन करने की चीज़ सामने रखी है, क्योंकि ये सभी देश चाइना से डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है वो सभी को होना चाहिए। अब मैंने एक बार पहले एक्सप्लेन किया था कि समुद्र किनारे से जो 200 नॉटिकल माइल का समुद्र होता है वो आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है, लेकिन उसके बाद वाला जो समुद्र है वो पूरी दुनिया का है, यानी कि हर एक देश समुद्र के बीच में से जा सकता है, जिसे लॉज ऑफ सीज के मुताबिक ये परमिशन आपको दी है। लेकिन चाइना बोलता है नहीं, साउथ चाइना सी हमारा है, इसलिए लोग डरे हुए हैं। तो यूरोप के देश भी अभी हमारे साथ आ रहे हैं, और इतना ही नहीं तो इन्होंने इतना ज़्यादा आक्रमण किया हुआ है कि यूरोप की भी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी और अमेरिका की, ये चाइना से आती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनकी मदद लेते हुए अभी हम चाइना के लिए एक रिप्लेसमेंट चेन ऑफ सप्लाई बना रहे हैं, जिसमें यूरोप के देश मदद करते हैं। आपको पता है कि हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी हुई थी जापान के साथ, कोरिया के साथ, ताकि जो चीज़ें हम पहले चाइना से लाते थे उसकी ये चीज़ अभी या तो हम यूरोप से लेंगे या तो रशिया के साथ तो इतना नहीं है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के देशों से लेंगे, या जापान से लेंगे, या साउथ कोरिया से लेंगे, क्योंकि साउथ कोरिया जापान की इकोनॉमी तगड़ी है और वो रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। तो ये चेन ऑफ सप्लाई को रिप्लेस करने की जो कोशिश है ये बिल्कुल जारी है। तो यूरोप भी अभी हमारे साथ ज़्यादा इंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन अभी इसकी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो तीसरी एक ने सवाल पूछा था कि लड़ाई होती है तो क्या हम मलक्का स्ट्रेट में चाइना को ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं। इसके पहले भी मैंने बोला हुआ है कि मलक्का स्ट्रेट 85% ऑफ चाइना का ट्रेड वहाँ पे जाता है, वो चाइना का वीक पॉइंट है, उनका मर्म स्थान है। तो आज चाइना के पास कैपेसिटी इतनी है कि वो 55 दिन का जो सप्लाई है पेट्रोल का, वो उनके देश में उन्होंने स्टॉक करके रखा है, लेकिन 56 डे के लिए उनके पास पेट्रोल नहीं है। और हमारे देश के भी हाल तकरीबन ऐसे ही है, 50-60 दिन का पेट्रोल आज हमारे देश में स्टॉक है, बाकी का आता है, इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी कीमत फिर बढ़ जाती है। तो इसलिए हम अभी ये जो चाइना की ये जो वीकनेस है ये हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और ये हम करेंगे, लेकिन ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं लड़ाई के समय। शांतता के समय तो हम ये एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता है, लेकिन अभी हमने एक बहुत ही बड़ा एक निर्णय लिया हुआ है कि अगर ये करना है तो चाइना को रोकना है, जिसे नौदल की भाषा में सी डिनाइल बोला जाता है। सी डिनाइल, नौदल के दो लड़ने के तरीके होते हैं, एक तो है सी कंट्रोल और दूसरा होता है सी डिनाइल। सी कंट्रोल का मतलब क्या है कि जिस इलाके में आप है वहाँ पे कोई नहीं आ सकता, वो समुद्र आपका है जैसे ज़मीन आपकी है, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर के मदद से इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर ये बहुत ही महंगी वेपन सिस्टम है। लेकिन सी डिनाइल का मतलब ये कि वहाँ पे आप सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए इतना डर पैदा करते हो कि कोई उस रास्ते से आना नहीं चाहेगा। हम मलक्का स्ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, अभी हम हमारी जो सबमरीन आर्म है हमारी देश की, इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सबमरीन कंपेयर टू एयरक्राफ्ट कैरियर सस्ती होती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में आप 5 या 6 सबमरीन बना सकते हो, और अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है तो इससे उसकी कैपेसिटी पानी के नीचे रहने की बहुत ही अच्छी होती है। तो ये
इसके ऊपर अभी हम फोकस करें, क्योंकि जो देश की रक्षा के लिए पैसा है वो कम है। इसलिए हमने इस प्रकार के वेपन्स खरीदने चाहिए कि जिसका इस्तेमाल आप ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, ताकि देश को कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और आत्मनिर्भर अभियान, आपको पता है कि ये इसके बारे में अच्छी बातचीत हो रही है, अच्छी चीज़ हो रही है। और ऐसे लगता है कि जो हमारी पहले 70% इक्विपमेंट जो बाहर से आ रही थी वो अभी कम होकर अगले 2-3 साल के अंदर ये तकरीबन 30 या 40% पे आ जाएगी, जिससे हमारे देश में चीज़ें बननी शुरू हो जाएगी। लार्सन टोब्रो हमारी भारतीय कंपनी सबमरीन बना रही है, भारत फोर्ज कंपनी है जो अच्छी गन बना रही है, तो ये आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो ये पिछले इसमें सवाल थे, मैंने इसको कुछ कवर करने की कोशिश की। और अभी जो सवाल कुछ यहाँ पर आए हैं ये सवाल मैं लेता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने जय हिंद बोला है, आप सबको जय हिंद। ज़्यादा से लोगों के साथ ये लिंक शेयर करो। उसके बाद जय हिंद। अच्छी सौरभ शेट्टी जी पूछ रहे हैं कि डू वी नीड टू कंसिडर नॉन अलाइन ग्रुप पॉलिसी। मतलब ये सौरभ जी पूछ रहे हैं नॉन अलाइन पॉलिसी रिकंसिडर करनी चाहिए कि नहीं। अभी हम नॉन अलाइन कहाँ है? नॉन अलाइन तो ये पुराना कॉन्सेप्ट था जो जिससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। नॉन अलाइन के कारण ही हमारा सब नुकसान हुआ। मतलब चलो ये पॉलिसी के ऊपर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। 71 की लड़ाई जब हुई तो हमने रशिया की मदद ली, जिससे हम न्यूट्रलाइज कर पाए अमेरिका को। तो ये नॉन अलाइंड वगैरह इसका अभी कोई नहीं है। लेकिन आप ये बोलना चाहते हैं कि जिसे अभी बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि क्या हमने किसी के कैंप में जाना चाहिए? कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने चुपचाप से काम करना चाहिए। किसी देश को साथ खुल्लम खुला जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चुपचाप से काम करते रहो, जैसे कि हम अमेरिका से कर रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने कोई भी मतलब एग्रीमेंट साइन नहीं किए, जैसे कि नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो या सेंटो, इस प्रकार की हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं की है। लेकिन लेकिन अमेरिका से हमें इंटेलिजेंस मिल रहा है, वहाँ से हमें टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन मिल रहा है, वहाँ से हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, और शायद ज़रूरत पड़ेगी तो और जो सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा। तो इसलिए नॉन अलाइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको जिस देश से आपको जो चीज़ चाहिए वो लेनी चाहिए। बात कम करो, काम ज़्यादा करो, चुपचाप से काम करते रहो। हमने इजराइल से मदद ली हुई लेते रहेंगे, रशिया से मदद ली है लेते रहेंगे। जहाँ जहाँ हमारा फ़ायदा है वो उस देश के साथ हमने बिल्कुल मैत्री करनी चाहिए। और इसी कारण जो काबुल के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ हम दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसलिए तो आशा करते हैं कि तालिबान के साथ भी दोस्ती करने में हमें मदद मिलेगी, जो अभी फ़िलहाल डिफ़िकल्ट लग रहा है। लेकिन हमारी पॉलिसी होनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन ज़मीन पे कार्रवाई हो रही है। एक्सरसाइज मलबार की बातचीत नहीं है, लेकिन ज़मीन पे कार्रवाई हो रही है। तो ज़मीन पे कार्रवाई करना ये काफ़ी है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्वेता गरगटे जी पूछ रहे हैं डू यू थिंक पॉलिटिकल पार्टी शुड बी बैंड गिविंग एनी स्टेटमेंट ऑन आर्मी। देखिए, आपने पूछा है कि पॉलिटिकल पार्टी आर्मी के ऊपर स्टेटमेंट देती है तो ये क्या बैन करना चाहिए। देखिए, ऐसे है, मेरा खुद का मानना ऐसे है कि हमारी जो डेमोक्रेसी के कारण हम हमारी देश की डिवीज़न कर रहे हैं। अभी बात क्या होती है कि किसी एक नेता ने, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत को बोला था कि एक सड़क का गुंडा है। अरे भैया, ये देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, देश के मोस्ट पावरफुल मिलिट्री लीडर है, आप उसको सड़क का गुंडा बोलते हैं। कुछ नेता है जो बोल रहे थे कि इंडियन आर्मी अत्याचार कर रही है कश्मीर में। अरे उनको पता नहीं है कि इंडियन आर्मी कितना वहाँ पे खून बढ़ाती है। कुछ नेता है जो बोल रहे थे कि इंडियन आर्मी को फ्रीडम देना ही नहीं चाहिए। आपको ये नेताओं की तो बात तो छोड़ो, हमारे पास कुछ इतने ज़्यादा बिके हुए लोग हैं। एक फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है 4 दिन पहले
कि बॉर्डर के ऊपर आर्मी को फ्रीडम नहीं देना चाहिए, वो फ्रीडम केवल क्या बोलते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप का होना चाहिए। अरे पॉलिटिकल लीडरशिप को जो इमरजेंसी बॉर्डर के ऊपर आती है क्या वो समझ में आ सकता है? फायर कब करना है, फायर कब नहीं खोलना है, ये माउंटेन टॉप ऑक्यूपाई करना है कि नहीं है, यहाँ पे उनको धक्का मारना है कि नहीं है, एसएसएफ का इस्तेमाल कब करना है, ये सब ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं और ये लेना एक प्रोफेशनल का काम है जो कि इंडियन आर्मी है। और ये फॉरेन सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी को बॉर्डर पे कुछ भी करने के काम देना नहीं चाहिए, यानी कि यही एग्जैक्टली चाइना चाहता है। तो ये जो हमारे बिके हुए लोग हैं ये देश के बहुत ही बड़े दुश्मन हैं। आपको डराते रहेंगे कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनसे झगड़ा मत लो। वो बोलते हैं हमारी लड़ाई हम कर नहीं, लड़ाई होती है तो हमारा नुकसान होगा। ओ भैया लड़ाई का नुकसान तो होता ही है, लड़ाई हम लड़ाई नहीं कर सकते। किसने बोला है? हम 20 दिन की लड़ाई कर सकते हैं, 30 दिन की लड़ाई कर सकते हैं, चाइना को नहीं, चाइना का नुकसान होगा। लड़ाई में कितना नुकसान होगा चाहे तो ये हम एक अगले सेशन के लिए टॉपिक रख सकते हैं, लेकिन हम लड़ाई करने के लिए काबिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा लेकिन वो चाइना का भी होगा, ऐसी क्या बात है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो देश के खिलाफ बोलती है, इससे ये एग्जैक्टली जब मैंने चाइना की असेसमेंट बोली थी कि वो इसी प्रकार से वो हमें डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। और उनको पता रहता है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो कुछ लोग हैं कि जो आर्मी को सपोर्ट करेंगे ही नहीं। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है कि उनको ये क्या चुप बैठने के लिए बोलना चाहिए। मैं सिर्फ आर्मी के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि कोई भी सुरक्षा के ऊपर या एनीथिंग रिलेटेड टू चाइना और पाकिस्तान, ये बकवास अगर ये लोग कम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नेशनल इंटरेस्ट के साथ होगा। और दूसरा मैंने बहुत बार पहले बोला है कि देश की सुरक्षा के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। आपने सिर्फ यही बोलना चाहिए कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, मैं सत्ता में नहीं हूं, लेकिन मैं मेरी आर्मी को किस प्रकार से मदद कर सकता हूं, किस प्रकार से उनका मोरल ऊपर कर सकता हूं, क्या मैं उनकी फैमिलीज की तरफ देखभाल कर सकता हूं, क्या मैं टैक्स भर के डिफेंस बजट बढ़ा सकता हूं, क्या मैं शस्त्रों की जो प्रोक्योरमेंट है जल्दी करने में मदद कर सकता हूं। जैसे मैंने शुरू में बोला था, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठा होकर एक ये बिल पास करना चाहिए कि चाइना ने हमारी नुकसान भरपाई करनी चाहिए। तो ये होना चाहिए। आपका कहना ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज ने झगड़ा कम करना चाहिए, आर्मी के पीछे खड़ा होना चाहिए। योगेश घाटे जी बोल रहे हैं शी जिन जो पंतप्रधान है चाइना के, उनकी महत्वाकांक्षा भारत के लिए परेशानी है। योगेश जी ये भारत के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। मैंने पहले इस्तेमाल शब्द किया था कि वो एक हिटलर की एक नया अवतार है, ठीक है। और जिस तरह से वो तंग कर रहे हैं अपने खुद के लोगों को, मतलब हांगकांग में क्या कर रहे हैं वो आपको पता है, ताइवान में वो क्या कर रहे हैं आपको पता है, साउथ चाइना सी में वो क्या कर रहे हैं आपको पता है, वो तिब्बतन को कैसे दबा रहे हैं वो आपको पता है। चाइनीज आर्मी सिर्फ एक ही चीज़ जानती है और वो चीज़ ये है कि अपने लोगों की पिटाई कैसे की जाए, अपने लोगों की सर्वेलेंस कैसे की जाए। तो शी जिन जो है वो उनके देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो उनके साथ कैसे लड़ा जाए ये एक बहुत ही बड़ा ये है। लेकिन ये दुनिया की पीस के लिए ये शी जिन ये सबसे बड़ा खतरा है, इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। इसलिए हमने सवाल ये होता है कि ये तो आपकी बात सही है, लेकिन हमने करना क्या चाहिए। हमने वर्ल्ड में अलायंसेस बनानी चाहिए जिससे हम उनका मुकाबला करने में इतर देशों की मदद ले सकेंगे। योगेश घाटे जी पूछ रहे हैं ब्रह्मपुत्रा गंडक नदी पे आने वाली विनाशकारी बाढ़ों में चीन की नीति है क्या। योगेश जी पूछ रहे हैं कि ब्रह्मपुत्रा में जो बाढ़ आती है या गंडक में जो आती है उसमें चीन का कोई नीति है कि नहीं। ये दो अलग सवाल है। ब्रह्मपुत्रा ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, वो अलग होगा, और जो गंडक है वो नेपाल के बीच में से आती है, तो ये दो अलग हो गए। तो मैं गंडक को अलग लेता हूँ। जो हमारी काफ़ी सारी नदियाँ, इनका उगम स्थान जो है वो तिब्बतन प्लेटो है या जो ग्लेशियर्स जो हिमालय में है। तो गंडक वगैरह या ये जो नदियाँ है
इसमें चाइना कुछ कर नहीं कर सकता, उसमें नेपाल के साथ हमारा कोऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जो इंडस नदी है यानी कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी में बाढ़ आ सकती है। और हिमाचल प्रदेश में एक 5-6 साल पहले की बात है, वहाँ पे बाढ़ आई थी। मेरी किताब है अफगान चीनी ड्रैगनचे, ये मैंने 2014 में प्रकाशित की थी, और इसके ऊपर हमारी सावरकर स्मारक की भी 2-3 किताबें हैं, इसे आप ज़रूर देखें। इसमें मैंने बोला था कि तभी जो फ्लड वहाँ पे आया था हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए कारण चाइना था। तो ये, लेकिन वो नदी अलग है, वो गंडक नहीं है, गंडक नेपाल के बीच में से आती है। तो वो जिसे एनवायरमेंटल वॉरफेयर बोलते हैं, जिसे फ्लड वॉरफेयर बोलते हैं, ये चाइना करने में बिल्कुल सक्षम है, करेगा। लेकिन जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसका खतरा ज़्यादा है, वहाँ पे चाइना बहुत सारे ये बना रहा है। चाइना की 2 पॉलिसी है। चाइना का तकरीबन 40% जो एरिया है ये माउंटेनस है या डेजर्ट वाला एरिया है, तो उनका जो प्रोडक्टिव लैंड है ये बहुत ही कम है। हमारा देश ज्योग्राफी वैसे बहुत अच्छी है, हमारा देश में मतलब खराब एरिया, जिसे जो अनप्रोडक्टिव एरिया हमारा बहुत ही कम है, हमारा प्रोडक्टिव एरिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमारा जो फार्मिंग रिवोल्यूशन होना चाहिए वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। किसी अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो किसी एक फार्मर को अडॉप्ट करो और उसे मॉडर्न तरीके से कैसे फार्मिंग कर सकते हो ये सिखाओ, हम हमारे देश को मदद कर पाएंगे। तो मैं इसमें कहना ये चाहूँगा कि ब्रह्मपुत्रा का पानी वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। वाटर वॉरफेयर या वाटर वॉर जो है ये अलग विषय हो सकता है, जिसके लिए वो वहाँ पर उन्होंने 10-12 डैम्स पहले लगाए हुए हैं, और वो पानी वो उनका जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ ले जाना चाहता है। तो लेकिन उसके लिए और उनको एक टनल करनी पड़ेगी, जिसे एक ग्रेट बेंड नाम का एक जगह है जहाँ पे उनको ये करना पड़ेगा, तभी वो आगे पानी को ले जा सकते हैं। शायद नेक्स्ट जो लाइव सेशन होगा इसके अंदर हम ये इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो फ्लैश फ्लड की आपने बात की वो कैपेसिटी उनके पास है। 2 साल पहले की बात है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जब वो चाइना में है उसे यारलॉन्ग सांगपो बोला जाता है। जब वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में आती है केपांगला के बीच में से, उसे सियांग बोला जाता है। और जो वो प्लेन्स ऑफ असम में आ जाती है तब वो ब्रह्मपुत्रा होती है, और उसे बाकी सारी नदियाँ वहाँ पे मिलती है। तो वहाँ पे एक बार ब्रह्मपुत्रा का पानी पूरा रुक गया था। पिछले हजारों साल में ब्रह्मपुत्रा का पानी कभी भी नहीं रुका था। ये पहली बार हुआ 3 साल पहले, और एक एमएलए थे, लेकिन ये न्यूज़ दबाई गई। तो चाइना ये वाटर वॉर कर रहा है, फ्लैश फ्लड करने की उनकी कैपेसिटी है, खास तो इसके दौरान, क्या बोलते हैं, जब मानसून हो रहा है तब के दौरान। तो उसके ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। वाटर वॉर के लिए वो हमें कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, वो एक अलग विषय है, तभी उसके ऊपर बातचीत करना। वाटर वॉर के ऊपर हम अलग बात करेंगे। मेरे ख्याल से उसके ऊपर एक वीडियो भी है, हमने वाटर वॉर का शायद हमने डाला था सावरकर स्मारक के ऊपर। आप सावरकर स्मारक के पूरे वीडियो देखें यूट्यूब के ऊपर, जो मैंने दिए हुए हैं, इस पर आपको शायद नजर आएगा, नहीं तो मैं इसको डाल दूंगा। जगजीत चौहान जी आ रहे हैं, सॉरी फॉर डिले। जगजीत जी वेलकम, आप आइए, लोगों के साथ शेयर करिए। सौरभ जी, सतीश कुमार जी बोल रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है वगैरह वगैरह, तो काफ़ी सारे लोगों ने एक्शन बोला है। चलो, अभी हमारी 1 घंटे की बातचीत हो गई है, अभी समय हो गया है विदा करने का। हम अभी अगले गुरुवार को एक बार रात को 9:30 से लेकर 10 o'clock मिलेंगे आधे घंटे के लिए, तभी हम मराठी में बातचीत करेंगे। तो जो चाहते हैं उस समय आ जाए। और बहुत सारी हमने ये वीडियोस अपलोड किए हैं सावरकर स्मारक के यूपर, इसे ज़रूर लाइक करिए। लाइक करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब लाइक करते हैं तो ही वो गूगल सर्च में वो ऊपर आते हैं। और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उसे भी ज़रूर लाइक करिए और व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करिए। तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, अगले गुरुवार को मिलेंगे, तब तक जय हिंद।